नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला जो क्लास है वन शॉट वीडियो वो है इंडियन ज्योग्राफी का। पूरा कर लीजिएगा, परीक्षा में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, आपके एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बशर्ते क्या है कि आपको बुकलेट दिया गया है। बुकलेट को क्या करना है, ये जो आपको मिलेगा है ना, बुकलेट को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा देना है। ठीक है, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिएगा। और जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, मल्टीपल टाइम डिवीजन भी करना है। ठीक है, सब कुछ बच्चे जैसे समझा दूंगा। आप ये सोच के पढ़िए कि हम ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं सर एमसीक्यू कहाँ से लगाना है, तो लास्ट में बता दूंगा कहाँ से लगाना है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया जा रहा है। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप जो है कौन कौन से टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाइएगा। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है भारत और उसकी स्थिति, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। भारत का भौतिक स्वरूप, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अपवाह तंत्र, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। भारत की जलवायु, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। भारत की है ना प्रकृति वनस्पति, ये प्री में भी और मेंस में दोनों जगह आता है ना, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आता है। भारत की कृषि और कुछ विविध वाला सेक्शन है ना, अलग अलग जो राज्य है आप देखेंगे तो वहाँ पे जैसे कई बार पूछ देता है कि कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ये परियोजना किस राज्य में, इस तरीके से कह सकते हो। तो भाई आप यहाँ पे बोल सकते हो, यह जो है स्टैटिक वाला सेक्शन होगा ना, स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो। तो ये भी कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना, और पूरा जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके मन में जरूर आएगा, देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ज्योग्राफी को हम लोग 2 खंड में बांट के पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो आप लोग का जाहिर सी बात है इंडियन ज्योग्राफी, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। अगर आपके पेपर में 15 क्वेश्चन आया तो 15 में से 12 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी में से ही आ जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आपको आपके पेपर में जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का आता है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 3 से 4 क्वेश्चन ही आएगा। तो इसलिए पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है। मन में तो क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए। तो सीधे तौर पे आप बोल सकते हो कि भारत का भूगोल पढ़ना कई वजहों से ज़रूरी है। इसमें हमें देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जो हमारे देश का भौगोलिक स्थिति क्या है ना, पढ़ते हैं ना। अभी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे सारे पॉइंट्स को। उससे आगे भी निकलना है, मतलब कि इससे आगे भी निकलना है, भौगोलिक स्थिति तो जानना ही है। साथ में जलवायु को, भाई भारत की जलवायु क्या है, इसका स्थिति को हमें पता चलता है। भारत की मिट्टी, भारत की नदियाँ, भारत की वनस्पति के बारे में पता चलता है। और यह जो है हमें भारत के प्राकृतिक संसाधनों को समझने में भी मदद करता है। हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर इसके क्या प्रभाव है, ये सब को ना जानने का जो मुख्य स्रोत है, आप कह सकते हो ये भारत का भूगोल है। तो बेसिक से बातें हैं, समझ में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए चीज़ें कि भाई आखिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि ये मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ गया। अभी सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको सब कुछ पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपको बताया कि भाई भारत के भूगोल में सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है भारत और उसकी स्थिति। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में कि भारत का आकार, स्थिति, विस्तार। भारत के 28 राज्य है अभी प्रेजेंट टाइम में, और 8 यूटी। प्रेजेंट टाइम मतलब 2026 में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, 2026 में। और ये सारे डेटा अपडेटेड रहेगा, है ना, 2026 में पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो है आप सबको पता है कि भारत में जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जो है तटीय सीमा है, जिसे हम लोग समुद्री सीमा कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। उसके बाद ये कर्क रेखा, भारत के मानक समय, भारत के पड़ोसी देश, सीमा और प्रादेशिक जल सीमा। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई भारत, अपना जो प्यारा सा भारत है, उसका शेप आपको पता है, और इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि भाई हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे। तो अपना प्यारा सा भारत का शेप अब आप लोग खुद जज कर लीजिएगा कि भाई देखो अपना प्यारा सा भारत ये है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना, समझना जरूरी है। और ये मैपिंग आना चाहिए मेरे भाई, मैपिंग मैं सिखा दूंगा, पूरा मैपिंग सिखा दूंगा। बस आप लोग क्या करिए,
जैसे जैसे आपको दिया जाएगा, जितना आपको दिया जा रहा है, प्रिंट आउट करवा के भी रख दिएगा और सब कुछ सीख जाइएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इंडियन ज्योग्राफी के मदद से आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, पोल साइंस को कवर कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना। उसके बाद ज्योग्राफी तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो ये सारे सेक्शन ना एक दूसरे से लिंक है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करते हैं ना, तो आपको कई सारे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पकड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अपना जो प्यारा सा भारत है, तो वर्तमान में आप देखेंगे तो अभी कितने राज्य और कितनी ड्यूटी से अपना प्यारा सा जो भारत देश है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है और 8 यूटी है, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हम लोग 2026 में पढ़ रहे हैं, ये सारे क्लासेज आपको अपडेटेड मिल रहा है, सब कुछ अपडेट करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, तो भारत में जो 28 राज्य है, तो राज्य को एक बार देख लो यहाँ पे। आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि 28 जो राज्य है वो कौन कौन सा है। और भारत का अपना प्यारा सा जो भारत है, तो ग्लोब पर जो है इसका स्थिति क्या है, ग्लोब भी आपको आना चाहिए और समझ आना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे हम लोग बहुत कायदे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लगभग ग्लोब है, मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, है ना। और ग्लोब पर जितने भी रेखा खींचा गया है, चाहे अक्षांशीय रेखा हो या देशांतरीय रेखा, सभी का सभी रेखा काल्पनिक है, आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और अपना प्यारा सा भारत की अगर स्थिति में बात कर लूँ, तो लगभग आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। ऐसे जब ग्लोब पे आप देखेंगे ना, तो कुछ यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत दिखेगा। 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। भारत के आकार की मैं बात कर लूँ, है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मेंशन भी कर दिया हूँ सारी चीज़ें, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोबारा सुनिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में देखा जाए तो कौन सा स्थान है भाई, तो भारत जो है ना 7वां सबसे बड़ा देश है ना। कितने नंबर पे है भाई हम लोग, पूरे विश्व में। प्रेजेंट टाइम में कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप में देखा जाए ना, तो टोटल, अब थोड़ा सा एक चीज़ और आप सब लोग समझ लीजिए ना, चूँकि यहाँ पे मैं बता दूंगा तो और आपको आसान लगेगा चीज़ों को। देखो भाई, मैं मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ। 7 जो महाद्वीप है ना, तो मान लो कि ये है एशिया महाद्वीप, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। ये एशिया है, लगभग यहीं पे आपको यूरोप दिखेगा, ठीक है ना। और एशिया के नीचे जैसे आप आओगे तो यहीं पे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा, ये अफ्रीका है, लगभग मैं मोटा मोटी तौर पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना। और यहीं पे आपको क्या दिखेगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, जब आप ग्लोब पे मैं लेके जाऊँगा ना तब आपको दिखाऊंगा, है ना। और नीचे नीचे में आपको अंटार्कटिका जो है महाद्वीप दिखेगा, जो कि इसका 90% एरिया, 95% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। तो ये जो टोटल 7 महाद्वीप है। और भारत की स्थिति की बात कर लो तो भारत आपको यहाँ पे दिखेगा ना, लगभग अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे। तो ये जो 7 महाद्वीप है, एक को आप सबको मैं बता ही दिया हूँ कि ये एशिया है भाई, ये यूरोप है ना, ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है उत्तरी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये है भाई अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। टोटल 7 महाद्वीप है। तो भारत देश ना एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो पूरे विश्व में कितने देश है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग डायग्रामिकली चर्चा करेंगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो कितने भाई देश हैं, तो 195 देश है, ठीक है ना। जिसमें 195 में से 193 देश जो है, 193 देश किसका सदस्य है, तो आप कहिएगा सर 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश है ना। तो संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है। और 2 की मैं बात कर लूँ, 2 क्या है भाई, तो 2 देश है या जो है गैर सदस्य देश है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो 195 देश है, इसमें भारत देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बताया 5वें नंबर पे आता है, 5वें नहीं 7वें नंबर पे आता है, गलती मत करिएगा। मैं कभी कभी गलती बोल के फिर सही बोलूँगा ताकि आपका माइंड पे रहे। तो भारत जो है विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना। अब भारत से बड़ा 6 देश कौन कौन सा होगा चर्चा करूंगा। तो ये तो कुछ बेसिक बातें स्टार्टिंग में बता दिया हूँ और ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में कितना देश है भाई, 7 महाद्वीप मिला के, तो आप कहिएगा सर टोटल 195 देश है, जिसमें 193 देश जो है किसका है, मतलब किसका सदस्य है, तो आप कहिएगा 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश है, और 2 जो है गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश है, ठीक है।
तो अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, अभी दरोगा का एग्जाम जो हुआ था ना 1799 का, सबसे लास्ट में यही बिहार में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है ना। आपके एईडीओ का एग्जाम है, आप सबको पता ही है, सीजीएल 4 का एग्जाम है, 72 बीपीएससी का एग्जाम है, प्री भाई यहीं से सारे क्वेश्चन आएगा, है ना, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे पढ़ सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। अब भारत से बड़ा भी 6 देश है, ये भारत का मैप है, एक बार और बना देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना, और याद कर लेना है। मैपिंग बहुत आसान है, सिखाया हूँ मैपिंग, है ना, और यहाँ पे भी एक बार देखिएगा ना तो सीख जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको लोकेशन सब कुछ बता दूंगा, बस आप लोग चीज़ों करते जाइए। तो भारत का स्थान जो है 7वां है। तो 6 बड़े देश जो कौन है, तो भाई पहले नंबर पे ध्यान रख लीजिएगा, पहले नंबर पे है रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन सा है, ठीक है, अब देखो भाई दूसरे नंबर पे आ जाएगा कनाडा, क्षेत्रफल के हिसाब से ना कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन, तो तीसरे नंबर पे चाइना आ जाएगा, चीन आ जाएगा जो भारत के पड़ोसी देश है। चौथे नंबर पे बहुत आसान है, याद रखना, मैं आपको एकदम ट्रिक से रटवा दूंगा। 5वें नंबर पे यूएसए आ जाएगा, यूएसए है ना, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 5वें नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भी 5वें नंबर पे आता है, और यह जो है जनसंख्या के दृष्टि से भी 5वें नंबर पे ही आता है। 6ठे नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना प्यारा सा भारत है, आपने देख लिया भारत। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये ध्यान रखिएगा, ये है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे जो है यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या के दृष्टि से भी यह जो है 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे आता है, और 7वें नंबर पे अपना सा प्यारा सा भारत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई भारत का प्रतिशत क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। तो भाई भारत का जो क्षेत्रफल ना पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है ना। ये तो जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी ध्यान रखना। कुल क्षेत्रफल का मतलब होगा ये पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है ना, ये पूरे अपना प्यारा सा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, पूछता है ये पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, है ना, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहिएगा सर ध्यान रखिएगा 32 लाख, बहुत आसान है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ भाई, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। भारत से बड़ा कौन सा देश है जनसंख्या में, है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, उसके बाद भारत आता है, ठीक है ना। तो भारत का स्थान दूसरा है, तो पहले नंबर पर कौन है, चीन है, और दूसरे नंबर पे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेता है भाई, ये आंकड़ा आपको माइंड में रखना है, क्योंकि भारत में जो टोटल जनसंख्या है तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, भारत की जनसंख्या परसेंट में पूछा जाए तो, और ये आंकड़ा किसके अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, है ना। तो भाई संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या दोबारा सुनिए, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना, तो 17.7% है, ठीक है ना। तो ये डेटा माइंड में रखना है, प्रश्न पूछ लेता है। चलो अब यहाँ पे आओ, और 1 to 1 सब यहीं पे रटवा दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ पूरा क्लास पूरा सही कर लीजिए, बुकलेट जो आपको दिया जा रहा है, बस पहले वीडियो देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी लोग पहले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए एक बार और रिविजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है भाई, है ना। और परसेंट में पूछा जाए भाई कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत में है, तो 2.4%, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे है, तो आप कहिएगा सर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, और टोटल जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट लोग जो है तो 17.7%। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब देखो टोटल भारत की जो है क्या है भाई, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो परसेंट है 2.4% है, आपने देख लिया। अब अगला पॉइंट को देखिए,
ठीक है ना। अगला पॉइंट है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में बात कर लूँ तो भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, ये स्टेटमेंट दे के प्रश्न पूछता है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। अभी मैं मैप पे लेके चलता हूँ, समझा दूंगा। और देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे, तो अभी आप मैप में देखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं समझो, एक मैं ग्लोब बना ही लेता हूँ ताकि आपको कायदे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक फ्रेश मैप बनाता हूँ। ये अक्षांशीय और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, देखो भाई, ये ग्लोब है, आप सबको पता है ये ग्लोब है। भारत का आकार कैसा है, तो भूआब है, जियोइड है, जियोइड। देखो भाई भारत की स्थिति में बात कर लो, है ना, तो ये ग्लोब है और ग्लोब पर मैं क्या करता हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये भाई है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये है उत्तरी गोलार्ध, इसे गोलार्ध कहते हैं। ये चूंकि ग्लोब पर जो है ना एक बीचों बीच जो रेखा खींचा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 3 नाम है इसी रेखा का, है ना, ये जो रेखा आप देख पा रहे हो उनका ही 3 नाम है। तो आप उत्तर जो साइड में ना, ये उत्तर जो आपको दिख रहा होगा, ये इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे में जो है दक्षिण में, जिसे हम लोग दक्षिणी क्या कहते हैं भाई, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर ग्लोब पे अगर भारत की स्थिति आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा भारत, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मैं पूरी बढ़ाऊंगा तभी। तो जाहिर सी बात है, आप देखो ग्लोब से, देखो ये ग्लोब है भाई, ग्लोब पर जो ये जो रेखा खींचा गया है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके कौन से दिशा में भारत है, तो आप कहेगा सर उत्तर दिशा में है। तो आप सीधे तौर पे बोलिएगा कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अगर इधर रहता भारत तो भाई दक्षिणी गोलार्ध बोलते, तो भारत तो जाहिर सी बात है। अच्छा, दिशा के नॉलेज है ना आपको, सबको पता है, ये उत्तर है भाई, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक, ये है दिशा। तो आपको ये पता होना चाहिए भारत जो है कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आप कहेगा सर ये उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अभी मैं दिखा दिया ना, देखो एक बार और दिखा दें, चलो एक बार और देख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो अब अक्षांशीय दृष्टि से भारत का ये सभी का सभी क्या है भाई, अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची हुई है ना, लेटी हुई जो रेखा है, खरी रेखा नहीं, ये लेटा हुआ है ना, तो जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो लेटा हुआ रेखा है। तो ये सब का सब क्या है, ये सभी का सभी अक्षांश रेखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ अक्षांश रेखा। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहीं पे अगर हम आपसे बोले कि भाई आप ये बताओ कि देशांतरीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है, ठीक है, देशांतरीय दृष्टि से, तो कोई बात नहीं, ये भी बता दीजिएगा। देखो ये देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, आपको पता होना चाहिए। और भारत की स्थिति वहीं पे रहेगा जो पहले से था यहाँ पे। और ये सभी का सभी देशांतर रेखा है, आपको पता होना चाहिए, सभी का सभी देशांतर रेखा है। जो ग्लोब पर खींचा हुआ जितनी भी काल्पनिक रेखा है ना, खरी रेखा है ना, जिसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो ये सब का सब क्या है भाई, देशांतर रेखा है। तो देशांतरीय दृष्टि से देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो तो किस दिशा में है, तो आप ये सर पूर्वी दिशा में, तो आप कहिएगा सर ये पूर्वी गोलार्ध हुआ और ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। तो आप सीधे तौर पे आप बोलेंगे कि भारत का जो स्थिति है ना भाई, अब देखो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, जरा सा देख लो। अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ये पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे आपको ये अक्षांश और देशांतर बहुत सारे शब्द सुनने को मिलेगा, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत की विस्तार को थोड़ा सा समझिए, पूछता है क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसके बाद विस्तार भी हम लोग समझ लेते हैं यहीं पे। अब भारत की विस्तार को देख लो, इस पॉइंट्स को कवर करो, जरूरी है, अच्छे से एकदम बच्चे जैसे। तो अब आपसे क्या पूछा है, पूछता है एग्जाम में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। अब समझिए थोड़ा सा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है। तो एक बार मैप मैं पुनः ड्रॉ कर लेता हूँ और आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे याद हो जाएगा और करवा भी दूंगा, बस आप देखते जाइए। एक मोटा मोटी तौर पर जो है इंडिया का मैप बना लेता हूँ। देखो भाई ये श्रीलंका है, आपको आंसू की जैसे,
अब देखो भारत का जो अक्षांश विस्तार है ना, ये कितना है, तो आपको कहेगा सर ये 8 डिग्री। अच्छा, ये जो है ना डिग्री का सिंबल है, ये है डिग्री का सिंबल। एक जो आपको दिखेगा इस तरीके से वो है मिनट का, ये वाला सिंबल आपको मिनट का दिखेगा। और ये डबल जो आपको दिखेगा ये सेकेंड होता है, ठीक है ना। और ये तो डिग्री है, जिसे हिंदी में अंश बोलते हैं इसे, ठीक है ना। चलो, तो भारत का अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट है ये, ऐसे नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके ऐसे ऐसे जो है खींचते जाओगे तो ये ख़त्म कहाँ पे हो जाएगा, ये चूँकि अक्षांश रेखा है ना, तो आप कहिएगा सर ये 37 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है जाके। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है भारत का अक्षांश विस्तार है। दोबारा सुनिए, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हिंदी में एक बार बोल देता हूँ भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा में भारत स्थित है ना। देखिए आप है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं ग्लोब पे भी समझा दूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो देखो गुजरात से शुरू होगा ना। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ये गुजरात में है, तो ये है 67 डिग्री। 67 डिग्री 67 नहीं, वो 68 होगा ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ईस्ट से लेके यहाँ पे 97। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो एक जगह है किबिथु, जो कि सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है भारत का, तो यहाँ पे कह सकते हो कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत है, ठीक है। तो अब जैसे ही देशांतर रेखा खींचते जाइएगा ना, ऐसे प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचा रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 97 में जाके भारत से इंडिया हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, तो 68 डिग्री 7 मिनट का सिंबल है ये, 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो देखो याद कैसे रखना है, तो अक्षांश विस्तार आप कहिएगा सर, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री कितना, एक बार और देख लो, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप कहिएगा 68 है, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट भाई पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आसान है ना, बहुत बहुत आसान है। अब देखो थोड़ा सा ग्लोब पे भी देख लो ताकि माइंड में रहे चीज़ें, बहुत आसान है। मैं आपको सारी चीज़ें से बता रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े। अब ग्लोब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, यहाँ पे एक मिनट, ये ग्लोब है, ये है भाई आप सबको पता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, आप सबको पता ही है, बहुत कायदे से आप लोग जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत की स्थिति की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो भारत की स्थिति आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो कि अभी आपने देखा, भारत की स्थिति यहाँ पे दिखेगा। तो अब जैसे ये चूँकि ये जो अक्षांश रेखा है प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचा हुआ है, तो जैसे ऐसे ऐसे खींचते जाओगे ना प्रत्येक 1 डिग्री पे, तो जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे पहुँचेगा तो भारत का जो सबसे मुख्य भूमि है, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ से ये अक्षांश दृष्टि से है, तो यहाँ से शुरू होगा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। और नॉर्थ क्यों बोलते हैं, दोनों जगह ऊपर और नीचे उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह है ये वाला, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसके कौन से दिशा में है, उत्तर दिशा में है, इसलिए यहाँ भी भारत के दक्षिणी दिशा में भी उत्तर लगाते हैं, नॉर्थ लिखते हैं, और ऊपर में भी नॉर्थ लिखते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में देखा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के संदर्भ में। सेम कंडीशन देशांतरीय दृष्टि से भी आप देखेंगे, देशांतरीय दृष्टि से भी आप देखेंगे, दोनों जगह पूर्वी लगाते हैं ना। ठीक, अब देखो भारत की स्थिति मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, बहुत आसान है समझना। देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है भाई, ऐसे खींचते खींचते जाओगे ना तो 68 डिग्री 7 मिनट पे जैसे पहुँचिएगा, 68 डिग्री कहाँ पे, तो अब कहेगा सर यहाँ पे जैसे गुजरात का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, गोरमोता जगह का नाम है, मैं लिख दिया हूँ, तो ये कितना है भाई, तो आप कहेगा सर अभी तो बताया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके कहाँ तक, तो 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर क्यों लिखते हैं? तो दोनों जगह, क्योंकि यहाँ भी पूर्वी है और यहाँ भी, तो आपके हिसाब से यहाँ तो पश्चिमी होना चाहिए, नहीं पश्चिमी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके संदर्भ में देखा जाता है, इसलिए दोनों जगह पूरब पूरब लगाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं और सभी लोग माहिर हो यार, हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने समझ लिया और समझना भी अच्छे से चाहिए। ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो क्या है भारत का जो अक्षांश विस्तार है मेरे भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है सॉरी, कि भारत का जो है पूरब से पश्चिम क्या लंबाई है? ये पूछा गया ऑलरेडी, पहले से क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए एक भारतीय के नाते कि अपना भारत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, लोकेशन पता होना चाहिए, है ना। तो भारत का मैं बात कर लूँ, ये उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है कितना है, तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है ना भाई, ये आसान है याद रखना, क्योंकि आपको देखने से ही बड़ा लग रहा है। तो ये 3214 है, कितना है? 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक की लंबाई भारत का कितना है? 3214। अगर आपसे पूछा जाए भाई बता दो कि पूरब से पश्चिम भारत की क्या लंबाई है, पूरब से पश्चिम अरुणाचल, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो आप कहिएगा सर 2933, है ना। ये कितना है? 2933 किलोमीटर। और ये सभी प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है आपके पेपर में, और आपको याद रखना है, क्योंकि आप इंडियन है, भारतीय के नाते भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। ये ग्लोब पे मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं पुनः कराऊँ, ये बुकलेट को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिएगा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो, सब एक दूसरे से लिंक है ना, देख सकते हो। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ जाइएगा ना 23.5 डिग्री, तो इस रेखा का नाम दे दिया गया कर्क रेखा। और जैसे नीचे जाइएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे 23.5 डिग्री, तो ये मकर रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा, इसका नाम है कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री नीचे जाइएगा, तो इसका नाम है मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ना, भारत के लगभग मैप देखेगा तो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आगे चर्चा करेंगे। तो इतना आपने समझ लिया, सारे पॉइंट्स को आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना। चलो, एक छोटा सा मैप है भाई, ये मैप थोड़ा सा जो होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सुधार कर देता हूँ। फास्ट में बनाया गया है, आप सबको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, टेढ़ा हो गया है तो क्या दिक्कत है, अभी मैं सही से बता रहा हूँ ना। देखो, अब यहाँ से पूछता है कि भारत का, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो अभी लद्दाख में है, आप सबको पता होना चाहिए। दोबारा सुनिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये कहाँ पे है भाई? अभी लद्दाख में पड़ता है, ध्यान रखना। जो कि कहाँ, कितना डिग्री? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, जो कि आपने अक्षांश से विस्तार पड़ा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, मुख्य भूमिका या मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो भाई ये ध्यान रखना, कन्याकुमारी है, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है ना। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इंदिरा पॉइंट का अलग अलग नाम है, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं, और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये सब लोकेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जगह। ये इंडिया का मैप है, चीज़ों को समझ लीजिए, बस याद हो जाएगा परमानेंटली। तो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ये कहाँ पे है भाई? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ना, ग्रेट निकोबार द्वीप में है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए, मुख्य भूमि शब्द देके पूछा जाए, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यह है कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी, और ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो भाई यूटी है, यूनियन टेरिटरी, आप सबको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो ग्रेट निकोबार द्वीप है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का यही है। ठीक है ना। और अगर बोले कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो ये सब डेटा आपको माइंड में रखना है, बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूँ 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, बस माइंड में रह जाएगा।
अब एक बार रिवीजन करिए। भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भाई? कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है, देख लिया आपने। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है, आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, है ना। पहले इसका नाम था क्या भाई? पिग्मलियन। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को मैं पुनः कह रहा हूँ, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पारिसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप कहिएगा सर एक ही जगह का नाम जो है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये तीन तीन नाम क्यों है? इसका पीछे का कहानी मैं थोड़ा सा बताया था। देखो भाई, इंदिरा पॉइंट जो दिया गया है ये लगभग 1980 के दशक में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी, तो उनके नाम पर है, ठीक है ना। इससे पहले आप देखेंगे तो पिग्मेलियन पॉइंट था और इससे पहले पार्सन पॉइंट था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों इससे पहले का नाम है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो नाम दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है। और पूछता है कि भाई इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना, यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, वहीं पर स्थित है। ठीक, चलो, ये तो आपने देख लिया कि भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु नाम क्या है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुजरात में है, एक जगह का नाम है भाई, देखो कई जगह गोहरमोता या गोरमोता भी लिखा रहता है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, गोरमोता भी बोल सकते हो, चूंकि एग्जाम में यही रहता है। गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पश्चिमी बिंदु था, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आपको पता होना चाहिए कि ब्यूथो, यहाँ पर लिख देता हूँ कि थो, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। यहीं से शुरू होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि देशांतर रेखा है। आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो, जो चीज़ अभी मैं आपको समझाया हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। भारत का सबसे उत्तरी शोर इंदिरा कॉल, है ना। अगला पॉइंट है मेरे भाई, एक बार मिटा देता हूँ। अगला पॉइंट है, जैसे ध्यान रखें, भारत का सबसे दक्षिणी शोर इंदिरा पॉइंट, आपने देख लिया कहाँ पे है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या पूर्वी शोर किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी शोर या पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई? गुजरात के गोहर मोता या गोरमोता। ठीक, चलो आगे बढ़ें। ये अपना पैरा सा इंडिया का मैप है, ये बुकलेट दूंगा मेरे भाई, तो ऑलरेडी मैप में भी आपको दिखेगा, है ना। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, देख सकते हो। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और द्वीप का सबसे लास्ट में जो द्वीप है इसका नाम है क्या? तो इंदिरा पॉइंट दिया गया है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये ध्यान रखना ग्रेट निकोबार। और ये कहाँ पे है भाई? तो आप कहेगा सर ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब आप एक बार मैप पे देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए भाई, आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य है। तो आप कहिएगा भाई साहब, भारत में जो राज्य है अभी 28 राज्य है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी 8 है, 28 राज्य है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। एक मिनट, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अब आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये 8 राज्य और 8 जो यूटी है वो कौन कौन सा है। प्रश्न आपके परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैपिंग एक बार देखना जरूरी है फ्रेंड्स। 28 जो राज्य है, ये ध्यान कैसे रखना, बहुत आसान है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए 28 जो राज्य है, जैसे आप यहाँ से भी तमिलनाडु से शुरू कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी शुरू कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई कौन से राज्य कहाँ पे है इंडिया के मैप में, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा देख लो, तो ये आप देखेंगे तो तमिलनाडु है, आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। एक मिनट में थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ ना। तमिलनाडु के बाद आपको नीचे में ही केरल दिख जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो ऊपर में आपको कर्नाटक दिखेगा। ये लोकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत काम देगा, हर सारे सेक्शन में भी आपको काम देगा। तो ये कर्नाटक आपको दिखेगा। कर्नाटक के जस्ट ऊपर जाओगे यहाँ पे इस साइड में, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, तो आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीचों बीच में यहाँ पे आप देखिएगा तेलंगाना है। उसके जस्ट ऊपर में आप जाओगे तो ये महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये हो गया, देख सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद ऊपर आप जाइए, मध्य प्रदेश दिखेगा।
और मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा गुजरात है भाई, है ना। यहाँ पे गुजरात के ऊपर जाइएगा तो आप सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यूपी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यूपी के जस्ट नीचे आपको बिहार दिख जाएगा, बिहार के नीचे आपको झारखंड दिखेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बाद जैसे ऊपर जाओगे तो सॉरी, यूपी के बाद ऊपर में उत्तराखंड, जो कि यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आपको दिखेगा, उसके बाद पंजाब दिखेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे हरियाणा दिखेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा राज्य आप देखोगे तो ये सिक्किम आपको दिखेगा, है ना ये। और उसके बाद सेवन सिस्टर आपको दिखेगा, तो देख सकते हो ये असम है भाई, है ना। कितने लोग जानते हो असम को, ये असम है। असम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, समझ रहे हो ना। ये पूरा मैपिंग आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अरुणाचल प्रदेश था, ये नागालैंड दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मणिपुर दिखेगा, मणिपुर के बाद ये आपको दिखेगा मिजोरम। और ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, ठीक है ना। मेघालय यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेघालय है। सबका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ। तो 1 to 1 करके एक बार क्या करना, मैप का देख लेना, मैप को एक बार सरसरी निगाहों से रिविजन कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैपिंग जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 8 यूटी है, जरा सा ये भी देख लो। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना। जैसे ऊपर में आपको लद्दाख दिखेगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको लद्दाख दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है, आप सबको पता है। उसके नीचे आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा, JNK मिलेगा, और इसकी राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद अगला जो यूटी आपको दिखेगा छोटा सा चंडीगढ़, है ना। उसके बाद नई दिल्ली आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। इसका स्थापना भी आपको दिख जाएगा, लिख दिया हूँ। जो 8 यूटी है ये तो ऊपर में चला गया था, देखो इधर कितना हो गया, 4 इधर हो गया। एक तो लद्दाख, श्रीनगर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ पे 4 हो गया, 4 बाकी है। तो देखो एक तो आप लोग का 2 समुद्र में है ना, समुद्र में है 2। एक तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार, और दूसरा जो है यहाँ पे लक्षद्वीप आपको दिखेगा। तो 2 हुआ, 6 हो गया। एक यमन हो गया, 7 हो गया। सॉरी यमन नहीं, जो कि ये पुदुचेरी है नाम। और ये सबसे बड़ी बात ये है पुदुचेरी, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पुदुचेरी है ये, ठीक है। और पुदुचेरी ऐसे यूटी है जो कि भारत के कितने राज्य में, तो 3 राज्य में फैला हुआ है। एक तो आपको ऊपर में यहाँ पे दिखेगा आंध्र प्रदेश में, यमन है इसका। और 2 जिला पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और एक जो है माहे वो केरल में है। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके इन जो आप देखेंगे तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। पूछता है कौन कौन से राज्य, तो आंध्र प्रदेश एक, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे पुदुचेरी केरल में, और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है और ये केरल है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना। और एक जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव और जो है दादर व नगर हवेली को एक ही में मर्ज कर दिया गया, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये द्वीप है और ये दमन है, और ये भी यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो टोटल 8 यूटी है, टोटल 8 यूटी है ना, 28 राज्य और 8 यूटी है। सबका कैपिटल भी आपको याद रख लेना है ना, ये याद होना चाहिए खासतौर पे यूटी का कैपिटल। और 8 यूटी का, 8 जो है यूटी का और 28 स्टेट का कैपिटल, आपको राजधानी ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और लोकेशन आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा तमिलनाडु, तो बस आपके दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए कि भाई ये तमिलनाडु है। जैसे मैं आपको बोलूँगा केरल, अब आपके दिमाग ये चलना चाहिए अच्छा ये केरल के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई छत्तीसगढ़ बता दो, तो बस यहाँ पे दिमाग दौड़ना चाहिए ब्लैंक मैप पे भी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई बिहार है, तो बस ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। कैसे होगा, इसे मैं कह रहा हूँ कि ये जब आप प्रिंट आउट करवाओ ना कि बुकलेट, तो भाई अपने पास रखना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई मेघालय बता दो, तो मेघालय आपके दिमाग में ये आना चाहिए अच्छा ये पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सिक्किम बता दो, तो भाई आपके दिमाग में चलना चाहिए सिक्किम यहाँ पे है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई अरुणाचल प्रदेश, तो भाई आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैं आपको बोलूँ मणिपुर, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा ये बीचों बीच जो राज्य है ना, ये भी पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ नागालैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नागालैंड है भाई, है ना। मिजोरम, जैसे आपको मैं बोलूँ तो बस आपके दिमाग में चला है त्रिपुरा, मतलब कि आपको यहाँ पे ये सब माइंड में चलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई बताओ यहाँ पे राजस्थान किधर है, तो राजस्थान यहाँ पे चलना चाहिए मैप पे। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं बता दिया मैप पे जाके इसका लोकेशन कहाँ पे है, और ये ध्यान भी रखना, ठीक है। तो भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है। जब मैं आपको
क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना, 2026 में, लगभग मार्च में मैं ले रहा हूँ, तो मार्च 2026 की बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि 28 राज्य है और 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। अब प्रश्न यहाँ से पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, स्टेट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैंने आपको बोला हूँ ना भी, राजस्थान, यहाँ पे आपको मैप पे देखना है, राजस्थान यहाँ पे है ना, ये राजस्थान जो है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको दिखेगा राजस्थान, यहाँ पे। ये सब ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये राजस्थान। अब यहीं पे आपसे पूछते हैं कि भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। अच्छा, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा, गोवा, और ये जो है मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैप पे कहाँ है, तो जब मैप पे आप यहाँ पे जाओगे ना, हालांकि मैप पे आपको नहीं बताता, यहाँ पे देख सकते एकदम छोटा सा राज्य, और जूम कर दूं, देखो भाई एकदम छोटा सा राज्य है यहाँ पे, यहाँ पे किसके बीच में है, तो आप कहेगा सर ऊपर में महाराष्ट्र है और नीचे में कर्नाटक है ना, यहाँ पे देख सकते हो कर्नाटक है, और यहीं पे फैला हुआ राज्य एकदम छोटा सा राज्य गोवा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा यूटी बोला जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अभी लद्दाख है। कितना है भाई, तो आप देखेंगे तो 59,146 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है सबसे बड़ा यूटी। सब भारत का ताज जो समझ रहे हो ना, ऊपर वाला हिस्सा मैं दिखाऊंगा। और सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। इसमें मात्र जो है लक्षद्वीप की बात कर लूँ तो लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा लद्दाख, ये सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आपने अभी देखा, ये प्रश्न पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है देख सकते हो, लक्षद्वीप सबसे छोटा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताया कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। ये 3 राज्य कौन कौन सा है अभी मैं दिखाया। पुदुचेरी की मैं बात कर लो, दोबारा सुनिए, पुदुचेरी ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो इनके जो 2 जिला है, जैसे पुदुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु में है। यमन और माहे, तो यमन आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में। ये पूछता है डायरेक्टली, माइंड में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला जो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, भारत की ना स्थलीय और तटीय सीमा। स्थलीय से मतलब क्या होगा, तटीय सीमा से मतलब क्या होगा, एक बार समझ लीजिए ना। और न्यू वाला जो डेटा आया है इसके बारे में भी देख लेंगे। यहाँ से पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, है ना। जलीय सीमा को हम लोग तटीय सीमा भी कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो इसे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ताकि आप ये जो ऊपर में जो देख पा रहे हो, यहाँ से गुजरात से, कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग सब को बहुत कायदे से सीख लेंगे और आपके माइंड में सब कुछ चिपका भी देंगे, है ना। है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, तटीय सीमा का मतलब क्या होगा भाई, समुद्र के साथ, है ना। भारत के कौन कौन से राज्य जो है समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है और कितना किलोमीटर, है ना, सीमा साझा करता है। न्यू डेटा के लेके भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हो खासतौर पर रेड कलर का, ये समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करेगा। और साथ में यहाँ पे यूटी भी होगा, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो यूटी मिलाकर के कितना वर्ग किलोमीटर में होता है ना। और मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तटीय सीमा की, स्थलीय सीमा की क्या है भाई, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई, अभी न्यू डेटा भी बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो भारत के स्थलीय सीमा, भूमि जो वाला जो सीमा है, एक मिनट रुक जाओ मैं इसे और पतला करता हूँ। भारत का जो स्थलीय सीमा है मेरे भाई, अगर पूछा जाए कितना है, तो 15,200, ये भारत की स्थलीय सीमा यहाँ पे लिख देता हूँ। भारत की स्थलीय सीमा कितना है भाई, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो कि ये मुख्य भूमि के ये समुद्र के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है ना। देख सकते हो यहाँ पे गुजरात से शुरू होगा और ये पश्चिम बंगाल तक जाएगा, पश्चिम बंगाल तक। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत आसान है। पूर्वोत्तर राज्य की मैं बात कर लूँ तो यहाँ इधर समुद्र नहीं है ना, चूंकि इधर देश लगा हुआ है, इसके बाद है। तो स्थलीय सीमा की मैं बात करूँ तो कितना है भाई, 15,200 किलोमीटर में
भारत का क्या है, स्थलीय सीमा है, मतलब कि मुख्य भूमि का सीमा है। तब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का समुद्री जो है, जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, वो टोटल कितना लगा हुआ है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है, और अंडमान, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लक्षद्वीप यहाँ पे ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को शामिल कर देता हूँ, और साथ में इसे भी शामिल कर देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो राज्य वाला है ना ये। तो टोटल कितना है भाई, 7,516.6 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, और यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। हालांकि लिख भी दिया हूँ सारी चीज़ें, यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, मैप भी लास्ट में लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं डेटा, भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। अभी न्यू वाला डेटा है, वो पूछता नहीं एग्जाम में, मैं बता दूंगा, हालांकि देख लीजिएगा। नया अति पुराना वाला ये डेटा ही पूछता है, ठीक है। भारत के समुद्री तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप सहित है ना, उसको अगर भी मिला दें तो कितना हो जाता है कि 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा पूछे तो 61 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दो और लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, तो है ना ये छोड़ दीजिए। तो ये जो मुख्य भूमि का तटीय सीमा की बात कर ले, समुद्र के साथ मुख्य जो भूमि है भारत का, समुद्र के साथ कितना लगता है, तो ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर देता हूँ, तो इसमें कितना बढ़ जाता है, तो आप कहिएगा सर ये तब हो जाता है 7,000, तब कितना हो जाता है भाई, तो 7,516.6 किलोमीटर। तो आप इसमें से 6100 माइनस कर दोगे, 6100 किलोमीटर, तो दोनों का निकल जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, जब आप रिवीजन करिएगा ना, तो आपके माइंड में परमानेंटली ये सेट हो जाएगा। 1416.6 किलोमीटर हो जाता है, माइनस करिएगा ना, सिर्फ आपको दीपीय पूछेगा तो। हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और द्वीपीय, जिसे तटीय सीमा कहते हैं ना, द्वीपीय तटीय सीमा है ना, यह है 1416.6 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं थोड़ा सा न्यू डेटा बता देता हूँ। अभी जो न्यू डेटा आया है वो इतना है, जो कि समुद्री सीमा के लेके, अच्छा ये रिपोर्ट किसने दिया है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो भाई गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है कि भाई पहले जो था, ये जो बिहार का, जो मैं बोल रहा हूँ बिहार का, सॉरी भारत का जो है, ये जो कोस्टल लाइन है, जो तटीय रेखा है, पहले कितना था, अभी आपने देखा, चूँकि ये पहले की तुलना में देखा जाए तो 48% का वृद्धि हुआ है। तो अभी ये कितना हो गया है, 11,000। अच्छा पहले पुराना वाला डेटा बता देता हूँ, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दे, तो ये डेटा है 1970 के अकॉर्डिंग। ये डेटा कितना था भाई, आपकी अगर सर अभी तो आपने बताया 7,516.6 किलोमीटर था, लेकिन इसमें अभी जो है गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अभी इनकी लेंथ जो है बढ़ गया है, ये वाला अभी कितना हो गया, तो रिसेंट जो कैलकुलेशन हुआ है ये 11,098, कई जगह आपको 99 भी मिलेगा, लेकिन 98 किलोमीटर ये बताया है। तो न्यू डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है गुजरात में हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेंथ जो बढ़ा है गुजरात में, लगभग डबल हो गया है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में और कुछ गोवा में भी बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, ये पुराने वाला भी और नया वाला, ये वाला डेटा खाली याद रख सकते हो कि तटीय सीमा की लंबाई, अभी जो गृह मंत्रालय जो रिपोर्ट दिया है अभी, इनके अनुसार कितना परसेंट का वृद्धि हुआ था, 48% का, है ना। और टोटल कितना हो गया तटीय सीमा, है ना, जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, तो वो 11,098, कई जगह 11,099 आपको दिखेगा इतना किलोमीटर, ठीक है ना। बाकी पुराना डेटा तो आपके माइंड में रहना ही चाहिए। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, जो 9 राज्य है ना, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो। समुद्री या फिर समुद्री होना चाहिए, समुद्री तटीय राज्यों की संख्या क्या है, 9 है। मतलब कि भारत के जो राज्य है ना, जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है, इनकी संख्या 9 है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 9 कौन कौन सा है। तो इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्वी तटीय रेखा और पश्चिमी तटीय रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे चलो यहीं पे मैं बना दूँ मैप, जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। तो ये आप सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ से गुजरात से शुरू होगा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया। ये सब कौन से किधर है भाई, तो ये पश्चिमी तटीय राज्य है ना, पश्चिमी तटीय राज्य है। पूर्वी तटीय राज्य देखो भाई, यहाँ से शुरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, है ना। ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है।
ठीक है ना। ये पूछता है तो पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं, 5 है, और पूर्वी तट पे कितना है, 4 है, ये ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी तट पे कौन कौन सा है, देखो गुजरात से शुरू होगा कहानी, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट, सॉरी ये मैं क्या बार बार बोलता रहा हूँ, ये पश्चिमी तट है भाई। पूर्वी तट पे कौन कौन सा है, तो देखो उड़ीसा, सॉरी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। अब देखो भाई, सर्वाधिक तटीय वाला जो राज्य है ये गुजरात है। ये 1970 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग कितना है भाई, 1214.7 किलोमीटर है। और न्यूनतम तटीय वाला जो राज्य है वो गोवा है, कितना है भाई, 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 101 किलोमीटर समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो गुजरात करता है 1214.7 किलोमीटर। न्यू डेटा के अनुसार गुजरात का इसका डबल लगभग हो गया है 2340। यहाँ पे ना न्यू डेटा अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो कितना है भाई, 2340.62 किलोमीटर है ना, 2340.62 किलोमीटर, 62 नहीं पड़ा जाता, 62 किलोमीटर हो गया है। गोवा की बात कर ले तो गोवा का भी लगभग कितना हो गया है, कितने लोग बता सकते हो, तो गोवा का भी डबल हो गया है, लगभग 193.95 किलोमीटर हो गया। तो भाई देखो पुराना वाला याद रखना, ये वाला ध्यान में रखना, ये वाला भी थोड़ा बहुत आप चाहो तो है ना गूगल का सहारा लेके ये सब भी एक बार देख लेना, सर्च करने का जो काम का है मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी मॉक टेस्ट में तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे भी डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है ना, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है ना, बहुत पूछता है, जरा सा देख लेना, ठीक है। तो देखो भाई पश्चिमी तट की बात कर लूँ फ्रेंड्स, ठीक है, भारत की पश्चिमी तट की बात कर लूँ तो देखो गुजरात से लेकर के, अभी मैं दिखाऊंगा मैप पे, गुजरात से लेकर के दमन द्वीप तक में जो फैला हुआ तट है उसका नाम दिया गया है, कौन सा तट, तो काकरा पार तट। और ये मैक्सिमम एरिया इसका गुजरात में फैला हुआ है। प्रश्न पूछता है कि गुजरात और दमन द्वीप तक में जो फैला हुआ तट है किस नाम से जाना जाता है, और पूछा जाता है कि भाई किस लिए ये प्रसिद्ध भी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात से, यहाँ से मैप पे भी आपको दिखेगा, बुकलेट में सब दिखेगा आपको, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे गुजरात से शुरू होता है कहानी, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये जो तटीय रेखा है ये कहाँ, दमन तक आएगा, है ना, दमन द्वीप तक आएगा। तो इसका नाम है ककरा पाट, है ना, ककरा पार तट। और इसे गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। तो गुजरात के तटीय प्रदेश कौन से तट को कहा जाता है, तो काकरा पार तट को, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको दिखेगा दमन से आगे गोवा तक के तट को क्या नाम दिया गया है, कोंकण तट, है ना, कोंकण तट पूछता है, क्योंकि इसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे महाराष्ट्र से गोवा से आगे निकलिएगा तो कर्नाटक का वाला जो क्षेत्र है ये, इसे कन्नड़ तट कहते हैं, क्योंकि इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। और कर्नाटक से लेकर के केरल तक के तट को ये बहुत पूछता है ना, मालाबार तट, क्योंकि केरल का ये तटीय प्रदेश भी कहा जाता है इसे, मालाबार तट को, ठीक। तो ये तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र था जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। काकरापार तट को याद कैसे रखना है ना, काको क, तो 3 है क का वाला, काकरापार, कोंकण, कन्नड़, उसके बाद मालाबार, तो 4 तट इधर आपको हो गया, बहुत आसान है याद रखना, देख सकते हो ना, काकरापार, कोंकण और कन्नड़, और एक मालाबार तट। और जो पूर्वी तट है जिसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, आप देखोगे तो उत्तरी सरकार यहाँ से आपको दिखेगा, बहुत आसान है, देखो उत्तरी सरकार, जिसे डेल्टा क्षेत्र भी कहा जाता है उत्तरी सरकार को। तो ये पश्चिम बंगाल से शुरू होगा और कहाँ तक होगा, तो आप कहेगा सर ये आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से लेके और ये केरल तक है, यहाँ पे केरल तक का जो क्षेत्र को कोरोमंडल तट। देखो यहाँ पे कोरोमंडल के लेके कन्नड़ और कोंकण, तो जाहिर सी बात है, देखो काकरापार तो सबसे ऊपर में होगा पश्चिमी तट में, उसका कोंकण हो जाएगा, ये कन्नड़ हो जाएगा। कोरोमंडल ये ध्यान रखना, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है ना, तो गलती मत करिएगा। अब यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपने देख लिया, गुजरात और दमन द्वीप तक फैला हुआ जो तट है काकरापार तट है, और भारत का सबसे लंबा तट है, ये गुजरात में स्थित है, मैक्सिमम एरिया है इसका। दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहा जाता है। मुंबई वाला इलाका यहाँ पे आप सबको पता है कितना प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है ना, प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से तट से होता है, तो इसी कोंकण तट से होता है, समुद्री व्यापार, है ना, देख सकते हो। तो भारत में सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से, कौन से बंदरगाह से, कोंकण तट जो है ना पर जो बंदरगाह है वहीं से होता है सबसे ज़्यादा व्यापार। और मैं आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसी तट पर स्थित है, पूछता है कौन से तट पर, तो कोंकण तट पर, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे कन्नड़ तट ध्यान रखिएगा, तो गोवा से मंगलोर तक ये फैला हुआ है ना, आप कह सकते हो सर कर्नाटक तक। तो आप भारत में जो है लौह अयस्क, ये भी प्रश्न पूछता है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक व्यापार इसी तट से किया जाता है, कन्नड़ तट से लौह अयस्क का व्यापार किया जाता है सबसे ज़्यादा इसी तट से। ठीक, ये कर्नाटक राज्य में मैक्सिमम एरिया फैला हुआ है और न्यू मंगलोर बंदरगाह इसी तट पर है, पूछता है तो आराम से याद रखिएगा। मालाबार तट है ना, ये आखिरी तट है, पश्चिमी तट की मैं बात करूँ तो नीचे में है। तो देखो भाई कहाँ से कहाँ तक फैला, कर्नाटक से लेकर के, दोबारा सुनिए, कर्नाटक से लेकर के केरल तक ये फैला हुआ है। भारत में सबसे पहले मानसून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में जो मानसून आता है ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर ही है भारत की जलवायु, वहाँ पे हम लोग भारत की मानसून को कंप्लीट करेंगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो भारत की मानसून सबसे पहले जो है ना इसी तट पर आता है, इस तट पे, ये जो आप देख पा रहे हो मालाबार तट, ये वाला बहुत प्रश्न पूछता है ना, तो इसी तट पर आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा लेटराइट मृदा है ना, लेटराइट मिट्टी जो है ना केरल में ही पाया जाता है। कौन से, अगर तट पूछा जाए कौन से तट में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, तो मालाबार तट पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पश्चिमी तट। पूर्वी तट भी आपने देख लिए, मैप पे तो पूर्वी तट आप देख ही लिए, दो ही है, एक तो कोरोमंडल तट है, दूसरा जो है उत्तरी सरकार है ना, जो कि पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार आप सबको पता ही है कि भाई विशाखापट्टनम से लेके उड़ीसा तक था, लेकिन कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसे तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कहा जाता है ना, कोरोमंडल तट को। उत्तरी सरकार जाहिर सी बात है विशाखापट्टनम से लेके, मतलब कि आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक फैला हुआ है उत्तरी सरकार। बहुत आसान है, बस याद रख लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, भारत की यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में दो प्रकार के मानसून आता है, आपको पता ही होना चाहिए। एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है भाई, और ये हालांकि ये सब हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो जलवायु है ना उस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें रहे। अब देखो मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा सा मैप यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मोटिव है कि बस आप लोग क्या करिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही है, तो गलत ना हो, ठीक है ना। देखो भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो यहीं से भारत में प्रवेश करता है ना, यहाँ से। और ये महत्वपूर्ण, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पे लिख दीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो ये मानसून वाले चैप्टर आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे तो हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये कौन से तट पे आता है तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसी मालाबार तट पे सबसे पहले आता है ना। और कौन से मौसम में आता है ये, तो ये अगर मंथ पूछा जाए तो मंथ आप ध्यान रखिएगा, कितने लोग जानते हो, बिल्कुल जून से, ये जून से लेके ना ये सितंबर तक ये जारी रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। कौन से तट पे आता है तो आप कहिएगा यह जो है मालाबार तट पे सबसे पहले आता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, कि ये ग्रीष्म ऋतु में आता है ना। और यह सबसे पहले, ग्रीष्म ऋतु समझ रहे हो ना, जून से सितंबर, और ये सबसे पहले मालाबार तट पर प्रवेश करता है, इसी तट पर, ध्यान रखिएगा। अब उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी लिख लीजिए, उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर लूँ, यह जो है शीत ऋतु में आता है। और ये कोरोमंडल तट, अब देखो ये जस्ट इसका अपोजिट है, कोरोमंडल तट यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, इसमें आएगा, कोरोमंडल तट पर आता है, प्रवेश करता है उत्तरी पूर्वी। अच्छा, कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं कि मानसून के बाद का मौसम कौन सा मानसून है भाई, तो ध्यान रखना ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून, ये केरल और तमिलनाडु के तट पे आता है, जिसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं ना, है ना। इसमें वर्षा कम होगी, तो ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रख लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था एक पॉइंट है कर्क रेखा, है ना। भारत की कर्क रेखा की बात कर ले तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए कर्क रेखा क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा समझ, यहीं पे समझा देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। जो कि ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींचा हुआ है ना, ये वाला मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है ना, ये जो होता है भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। इसके 23.5 डिग्री, कितना, 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ जाइएगा, ये नॉर्थ है भाई और ये साउथ है।
तो 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा ना, नॉर्थ है ना, तो इसका नाम दे दिया गया है क्या, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में जो स्थित है भाई, साउथ में जो स्थित है, इसका नाम दे दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है तो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यही से प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना, तो भारत के 8 राज्यों से, है ना। देखो आप देख सकते हैं मैप पे भी, तो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये 8 राज्य कौन कौन सा होगा, इसमें यूटी नहीं आता है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है, सिर्फ 8 राज्य ही है, जो कि 8 राज्य से होकर ये भारत में जो है कर्क रेखा भारत में होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। अब फ्रेंड्स एक बार मैप पे देख लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा राज्य है। ये बस यहाँ पे ट्रिक्स में रटवा देता हूँ, ठीक है। ये मैप है इंडिया का। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होता है गुजरात से, ठीक है ना। गुजरात से होते हुए आपको मध्य प्रदेश के बीचों बीच होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 2 पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर 2 ही राज्य है जहाँ से ये जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, पूर्वोत्तर 2 राज्य है। अब याद कैसे रखना है, देखो भाई इधर 6 राज्य है, तो ये जो फ्रेंड्स आपको दिखेगा ये गुजरात है ना, ये गुजरात है। गुजरात से ऊपर जाइएगा तो ये राजस्थान है ना, राजस्थान है। अब देख राजस्थान का ना ये इलाका है ना, हल्का सा राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के नीचे जाइएगा तो ये एमपी है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद जैसे जाइएगा ना तो ये छत्तीसगढ़ भी थोड़ा सा एरिया पकड़ लेता है ना, है ना। थोड़ा सा सही कर लीजिए मैप को, जो कि देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ये झारखंड है, झारखंड के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, आपको मैप पे दिख रहा होगा। और ये भाई वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो 6 जो राज्य है फ्रेंड्स कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखो भाई यूपी से नहीं होकर गुजरता, यूपी आपको यहीं पे दिखेगा ना, यूपी से नीचे है थोड़ा सा हल्का सा। बिहार से भी नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा राज्य है, गुजरात से शुरू करना है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, 6 राज्य इधर हो गया, और पूर्वोत्तर राज्य में 2 राज्य है, एक तो त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम हो गया, ठीक है। बहुत आसान है याद रखना, मैप से याद करिएगा तो भाई परमानेंटली याद हो जाएगा, और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री क्या है भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो पूर्वी देशांतर, सॉरी मैं पूर्वी बोल रहा हूँ, 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा जो है जिसे कर्क रेखा कहा गया है ना। ये भारत के 8 राज्यों से कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य है, गुजरात है भाई, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्रिक भी आपको दिखेगा मित्र पे गमछा झाड़, जो कि सभी लोग बताते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, अच्छे से पढ़ोगे तो ट्रिक कोई चीज़ नहीं है ही नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा भारत का मानक समय, ठीक है ना। भारत का मानक समय की मैं बात कर लूँ, चूँकि ये मानक समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। मानक समय की बात कर ले तो भाई साहब ध्यान रखना, भारत का जो मानक समय है ना, एक ही मानक समय है, और मानक समय इसलिए चुना जाता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए एक ही चुना गया है ताकि सभी जगह एक जैसे समय रहे, और भारत में सुचारू रूप से जो कामकाज हो वो आसान तरीके से हर एक जगह का समय एक ही हो और अच्छे से सारी चीज़ें हो सके, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ भारत का मानक समय, तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि भारत के मानक समय ग्रीन मीन टाइम से, जीएमटी से, है ना, आप सबको पता होना चाहिए कि जीएमटी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी कहते हैं, है ना। तो ये कितने घंटे आगे या पीछे है, तो अभी मैं बताऊंगा क्यों आगे है ना, चर्चा करूंगा थोड़ा सा। हालांकि ग्लोब पे इसके बारे में जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ग्लोब जो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कायदे से इसके बारे में समझेंगे, अभी मोटा मोटे तौर पर बता देता हूँ ना। तो 5.5 घंटे आगे है ना। तो भारत का मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, वही भारत का मानक समय है ना। तो चलो यहाँ से शुरू कर लो, और भारत के देखो भाई भारत का जो मानक समय ना, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। ये आपको दिखेगा भारत के कितने राज्यों से, तो ये 5 राज्य से, ये भी ध्यान रखना, भारत के मानक समय भारत के 5 राज्य से, है ना, 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, एक तो आपका यूपी हो गया,
अभी बताऊंगा। यूपी के बाद यहाँ पे देखो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद जैसे नीचे में आइएगा तो ये उड़ीसा आपको दिखेगा, और उड़ीसा के बाद नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पे भाई क्या है, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है। तो भारत के मानक समय, और ये साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ऐसे बोल सकते हो कि साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय माना गया है। और जीएमटी से कितने आगे है भाई, ये भी पूछता है प्रश्न, तो ध्यान रखना, ये 5.5 घंटा है ना, 5 घंटा, 5.5 घंटा क्या है भाई, ये आगे है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय, पूछता है, माइंड में रखिएगा। चलो तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, मैं पुनः कर रहा हूँ, जब मैं आपको ग्लोब पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वहाँ पे पूरे डेप्थ में चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी इतना समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का मानक समय जो है भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है, तो ये यूपी है, और यूपी के कहाँ से ये भी पूछता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है ना, तो यूपी। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बोला, एमपी। तीसरे नंबर पर मैंने क्या बोला था, छत्तीसगढ़। चौथे नंबर में ओडिशा, और 5वें नंबर में आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से शुरू होता है कहानी। भारत का मानक समय जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच से है ना, ग्रीनविच मेन टाइम से मतलब कि जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे भारत में जो द्वीप है आपको उससे भी पढ़ना है ना, यहाँ से प्रश्न पूछता है भर भर के। तो भाई द्वीप समूह की बात कर लो, यहाँ पे देख लीजिए, द्वीप समूह में आप सबको पता है, अगर मैप देखोगे आप इंडिया का, तो 2 ही जो है यूटी है, 2 द्वीप समूह है भारत में, तो एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप आपको यहाँ पे दिखेगा। अंडमान निकोबार जाहिर सी बात है, आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा, है ना, बंगाल की खाड़ी में, और ये दिखेगा लक्षद्वीप अरब सागर में, अरब सागर में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आइए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि अभी आपने देख ला, और ये लगभग इसमें देखा जाए तो 500, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 572 द्वीप से मिलकर जो है यह बनाया है द्वीप, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है, ये भी पूछता है, तो भाई ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और यह जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर जो है ना स्थित है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा लक्षद्वीप को देख लीजिए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो लक्षद्वीप में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा जनजाति जो है पाया जाता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे, एक चैप्टर ही है वहाँ पे, है ना। तो अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप लोग, एक ही बार करवा देंगे तो फिर आपको हौच पौच हो जाएगा सारी चीज़ें, है ना, सब कुछ बता दूंगा, तो नहीं तो हमको बताने में क्या है, तुरंत बता देंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना तो फिर चीज़ें समझ में आएगी आपको ज़्यादा। तो लक्षद्वीप की बात कर लो, लोकेशन आपने देख लिया, तो यह जो है द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, और इसकी राजधानी कावारती है ना, और इसके अंतर्गत टोटल 36 द्वीप है, आपको पता होना चाहिए। और देखो लक्षद्वीप परबाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, आपको ये सर परबाल भित्ति ये जीव है, प्रश्न पूछता है कि कौन सा द्वीप जो है भारत की मैं बात कर लूँ तो भारत का कौन सा द्वीप परबाल नामक जीव से मिलकर जो है इसका निर्माण हुआ है, तो ये लक्षद्वीप की मैं बात कर लूँ तो। अच्छा, ये जो परबाल भित्ति है ना, इसे इंग्लिश में कोरल रीफ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये शब्द आएगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, कोरल है ना, कोरल रिफ्स, इसे कोरल रिफ्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोरल रिफ्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे समुद्री जीव थे ना, उनके कंकाल से बना है ये परबाल भित्ति, ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में कोरल रिफ कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप के लेके, माइंड में ये चीज़ें रहना चाहिए, और रहना चाहिए, रखना पड़ेगा। ये कर्क रेखा है, बाकी ये सब आपको मैं मैप से पढ़ा दिया हूँ। अब देखो भाई, भारत के पड़ोसी देश है ना, ये जानना जरूरी है, भारत के कितने पड़ोसी देश है, कौन से भारत के कौन से राज्य के साथ कौन से देश अपना सीमा साझा करता है, कितना सीमा साझा करता है, ये सब आपको डायग्रामिकली याद होना चाहिए। तो पहले तो आप क्या कर लो, लोकेशन पे आ जाओ। तो फ्रेंड्स भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, अब देखिएगा थोड़ा सा, भारत के पड़ोसी देश में बात कर लो तो समुद्री और कह सकते हो आसान शब्दों में जमीन और समुद्र दोनों मिलाकर ना, दोनों के साथ सीमा साझा जो करता है, जरा सा देख लीजिएगा, ये टोटल 9 देश है, ठीक है ना। तो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा के साथ जो अपना सीमा साझा करता है, वो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है भाई, 9 है, ठीक है, 9 देश है, 9। ये 9 कौन कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप से दिखा देता हूँ ताकि आपको परमानेंटली याद रह जाए, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है इधर आपको दिखेगा श्रीलंका, ये है,
इधर आपको दिखेगा मालदीव, है ना, मालदीव। टोटल फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत, है ना, भारत के कुल जो पड़ोसी देश है 9 है, 9 जो है भारत के पड़ोसी देश है। देखो अभी पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पड़ोसी देश 9 है ना, 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 2 की बात कर ले तो समुद्री सीमा साझा करते हैं, 2 समुद्री सीमा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि समुद्र के पार हमारे पड़ोसी देश 2 है। एक तो आप लोग का श्रीलंका आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा श्रीलंका, और दूसरा मालदीव, है ना, मालदीव। और 7 जो है पड़ोसी देश जो कि भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ है। ये पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो मैप पे आप देख लोगे ना, यहाँ से चलो शुरू करते, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान के ऊपर में जैसे जाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अफगानिस्तान दिखेगा। अफगानिस्तान से ऊपर यहाँ पे आपको चाइना दिखेगा, यहाँ पे आपको भूटान दिखेगा, है ना, यहाँ पे नेपाल दिखेगा, यहीं पे म्यांमार दिखेगा, और यहाँ पे बांग्लादेश दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, देखो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद ये चाइना है, ये नेपाल है, ये वाला मैं पे दिखा दूंगा, नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, और ये आपको दिखेगा बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश है ये। तो 6 इधर 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 समुद्री है। ठीक, अब मैप देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो देखो भाई मैप पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको भूटान दिखेगा, ठीक है, और यहीं पे नीचे में म्यांमार दिखेगा आपको देश है, यहाँ पे बांग्लादेश दिखेगा, यहाँ पे नेपाल दिखेगा कुछ इस तरीके से, ऊपर में चाइना है, यहाँ ये पूरा एरिया चाइना का है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखेगा, ये वाला एरिया पाकिस्तान, और ऊपर में आपको अफगानिस्तान दिखेगा, चाइना इधर है भी है। उसके बाद 2 जो समुद्री पड़ोसी देश है, एक तो आपको श्रीलंका हो गया, और यहीं पे आपको दिखेगा मालदीव, छोटा सा दिखा देश है, लक्षद्वीप से इधर है ना, लगभग कह सकते हो दक्षिणी दिशा में। तो ये पड़ोसी देश है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो पूछता ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, तो जैसे सबसे ज़्यादा भारत के साथ कौन सा देश अपना सीमा साझा करता है, और भारत के कौन कौन से राज्य से, ये ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है। अभी मैं एक ट्रिक से भी रटवा दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्य से अपना सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो याद कैसे रख सकते हो, बचपन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, बचपन में MBA किया। तो ये जो देख पा रहे हो 7 देश जो 7 देश जो है स्थलीय सीमा भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, देखो यहाँ पे लिख सकते हो बांग्लादेश, है ना, दूसरा चाइना, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। M से म्यांमार, B से भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान अपना सीमा साझा करता है। तो बस 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, ये याद हो जाएगा। आपसे ये पूछता है कि कौन सा देश जो है भारत के इन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, तो जैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो यहाँ पे पड़ोसी देश है, नीचे में देख सकते हो आप टोटल कितने किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है, और कौन कौन से राज्य या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो बांग्लादेश की बात कर लूँ, ये सबसे ज़्यादा भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपना सीमा साझा करता है, तो आप देखो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अगर मैप पे भी देखिएगा ना, तो ये बांग्लादेश है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपको दिखेगा बांग्लादेश। बस याद रख लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, लंबे समय तक के लिए आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आपने देख लिया, मैपिंग जरूरी है, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के साथ, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा जो गुजरता था पूर्वोत्तर राज्य में, एक त्रिपुरा और मिजोरम था ना, दोनों के साथ बांग्लादेश भी अपना सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। एक तो बंगाल था, असम था, और मेघालय तो होगा ही, है ना, आपने देखा। चाइना की बात कर ले, तो चाइना के साथ भारत जो है 3400, भारत के 3488 किलोमीटर सीमा साझा होता है। तो देखो इसमें क्या है कि लद्दाख, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और राज्य कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना 2 प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और साथ में यहाँ पे लद्दाख एक यूटी है, ये यूनियन टेरेटरी है। तो पूछा जाए कि भाई चाइना के साथ कितने राज्य अपना सीमा साझा करता है, तो 4, और यूटी पूछा जाए तो 1, वो लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर तो अलग हो गया ना, तो उसका लोकेशन आप लोग जानते ही हैं, है ना। पाकिस्तान की बात कर ले, तो पाकिस्तान के साथ भारत जो है कितना सीमा करता है अपना साझा, तो 3223 किलोमीटर। और देखो एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 जो है राज्य है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर भारत अपना सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्य, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 राज्य, कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, 5 ही राज्य होगा, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। और यहीं पे म्यांमार की बात कर लूँ, है ना, म्यांमार की, तो 1643 किलोमीटर भारत अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा,
सॉरी मणिपुर, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है ना, ध्यान रखिएगा। तो 4 राज्य हो जाएगा यहाँ पे। भूटान की बात कर लो तो भाई 699 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है भारत भूटान के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? तो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है ना। और अफगानिस्तान के साथ भारत जो है 106 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है। सिर्फ लद्दाख अपना सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ तो लद्दाख पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैप पे भी यहाँ पे भी लिख दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए एक बार। तो देखो, भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश, ये भी पूछता है जलीय सीमा से, जलीय और स्थलीय से ना। तो जलीय से अगर पूछा जाए तो कौन सा है भाई? देखो, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये जलीय और स्थलीय दोनों है। सॉरी, जलीय अगर पूछा जाए तो, है ना, पूछा जाए जलीय। केवल अगर जलीय पूछा जाए, केवल जलीय देश कौन कौन सा है? तो 2 ही है, सिर्फ जलीय सीमा साझा करता है। वो आपने देखा कौन कौन सा? तो श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना। अब जलीय पूछा जाए तो जलीय में देखो पाकिस्तान भी आ जाता है, मालदीव भी आ जाता है, आपने देखा, श्रीलंका भी, इंडोनेशिया भी। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो इंडोनेशिया भी बोल दिए, उस समय तो नहीं बताया। देखो भाई, इंडोनेशिया के बीच जलीय सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है ना, वो पड़ता है, और इन दोनों के बीच समुद्री सीमा है। तो हालांकि पेपर में ये बहुत कम आता है, तो वो डिपेंड करता है, जब मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तब मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। जरा सब एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, कुछ जो है रेखा का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि 2 देशों के बीच में खींचा गया है, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से रेखा खींचा गया है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा बहुत पूछता है। देखो भाई, भारत और पाकिस्तान ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो, भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच में यह रेखा था पहले, लेकिन बाद में आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण 1947 में कौन से व्यक्ति थे? तो सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, जो कि बांग्लादेश उस समय आप देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, इसलिए यहाँ पे मैं तीनों का नाम लिखा हूँ। अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ द्वारा ही, मतलब कि रेडक्लिफ रेखा से ही होता है, मतलब किया गया था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। मैकमोहन रेखा, भाई ये भारत और चीन के बीच में रेखा खींचा गया और 1914 में खींचा गया था, ये भी ध्यान रखना, है ना। किसके द्वारा? तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। डुरंट रेखा की बात कर ले तो भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच का ये सीमा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का ये रेखा है ना। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान में खींचा गया था। तो भाई भारत जो है, भारत का हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि ये 1896 ईस्वी में ही खींचा गया था, और भारत से अलग पाकिस्तान हुआ 1947 में, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछता है, तो हेनरी डुरंट द्वारा यह रेखा खींचा गया है, डुरंट रेखा, ये सब आप देख लीजिए। वर्तमान में डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा और समुद्री सीमा, ये भी कई बार पूछ लेता है, ये जानना जरूरी है। देखो भाई, देखो भारत का प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा की बात कर ले तो देखो यहाँ पे इस लाइन को देख लीजिएगा। तो भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से, भारत का जो तट रेखा है ना, उससे 12 नॉटिकल मील, यहाँ पे मैं एक मैप बना देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। ये है भाई भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो उससे कितना? तो 12 नॉटिकल मील जो है ना, आगे जाइएगा तो इसका नाम दे दिया गया है क्या? कितने लोग बता सकते हैं इसका क्या नाम है? तो आप कहिएगा ये भारत का जल सीमा है या प्रादेशिक सीमा है? भारत का जो जलीय सीमा है ना, या फिर कई बार देता है ना, जल सीमा या समुद्री सीमा या प्रादेशिक सीमा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रादेशिक शब्द ये बहुत देता है। तो ये कितने नॉटिकल मील तक है भाई? तो 12 नॉटिकल मील तक। ये कहाँ से? तो मैंने आपको बोला प्रादेशिक जल सीमा भारत का तट रेखा से 12 नॉटिकल मील आगे जाइएगा ना, ये दोनों तरफ होगा भाई, ध्यान रखना, इतना है। आप देखो फिर से क्या है, आप 24 नॉटिकल मील जाइएगा, 24 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील है, ठीक है ना, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, कितने लोग बता सकते हो? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हालांकि आगे मैं बताऊंगा। तो 24 नॉटिकल मील तक जो है, इसका क्या नाम है? तो संलग्न क्षेत्र इसका नाम है। क्या नाम है भाई? तो आप ध्यान रखना, संलग्न बोल सकते हो भाई यहाँ पे, संलग्न क्षेत्र। अच्छा, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, तट रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक, इसमें भारत का, इस क्षेत्र में ये जो समुद्री क्षेत्र है भाई, भारत का इस पर पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। तो ये प्रादेशिक सीमा है, ये संलग्न क्षेत्र है, ये भारत के तटीय क्षेत्र से लेके, यहाँ से लेके 24 नॉटिकल मील तक रहता है। और इसमें देखा जाए, इसमें भारत का जो है राजकोषीय अधिकार रहता है ना, सीमा शुल्क यहाँ से वसूल सकता है,
तो ये सब पर नियंत्रण भारत का रहता है। उसके बाद देखा जाए तो 200 नॉटिकल मील आगे बढ़िएगा ना, तटरेखा से 200 नॉटिकल मील आगे, 200 नॉटिकल मील आगे इसका नाम दिया गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। तो इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ये दोनों तरफ होता है। तो अब यहाँ पे देख लो तो थोड़ा सा, नहीं तो टाइम और ही लग जाएगा। देखो भाई, ये जो आपने देख ही लिया प्रादेशिक सीमा। अब ये जो आप देख सकते हो अविच्छिन्न मंडल, या जिसे हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कंटोगियस जोन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी दूरी जो होता है तटीय क्षेत्र से लेकर ना 24 नॉटिकल मील तक। और इस क्षेत्र में भारत का राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित जो है ना, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित ये सारा अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो इसमें भारत का जो होता है कौन कौन सा अधिकार की थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसमें चूंकि इसे हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और ये तटीय क्षेत्र से लेकर मैंने बोला ना कि 200 नॉटिकल मील तक रहता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, दोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान जो करते हैं ना, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार होता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र देखा जाए तो ये भी ध्यान रखना, तो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्च सागर क्षेत्र पर सभी देश का अधिकार होता है ना, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ लास्ट में, है ना। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद जो है उच्च सागर का विस्तार होता है, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यहाँ पे मैप पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा सब क्षेत्र को, थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखो भाई, अलग अलग द्वीप है, जैसे पूछता है क्वेश्चन माजुली द्वीप कहाँ पे है ना, तो राज्य में भी आपको दिख जाएगा, है ना। जैसे आलियावेट द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, सालसेट द्वीप हो गया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, गंगासागर द्वीप है, न्यू मोरे द्वीप है ना, पंबन द्वीप, कोको द्वीप, तो सबके बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ, जरा सा देख लेना। जैसे बंगाल की खाड़ी का जो अलग अलग द्वीप है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप खुद से भी, हालांकि मैं यहाँ पे सबके बारे में, ये जो सब द्वीप है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये जो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा माजुली द्वीप जो है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, है ना। किस राज्य में है भाई? कई बार पूछते हैं कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये कौन से राज्य में है, तो ये असम में है। अभी आपने मैप में देखा है ना, जब आप मैप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीच में असम और यहीं पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी पूछता है, बहुत पूछता है, न्यू मोरे द्वीप जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे है और क्यों महत्वपूर्ण है। देखो यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश के तट पर बंगाल के खाड़ी में स्थित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गंगा सागर द्वीप यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप की बात कर लो तो उड़ीसा राज्य में देखा जाए तो एक नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, नदी का नाम है वैतरणी नदी, है ना। वैतरणी नदी के मुहाने पर, है ना, स्थित यह है, और यहाँ से भारतीय मिसाइलें का भी परीक्षण किया जाता है। कहाँ पे? व्हीलर द्वीप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे श्रीहरिकोटा द्वीप, यह जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, और यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद पंबन द्वीप के बारे में मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, पंबन द्वीप जो है यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और यह जो है आदिम ब्रिज, आपने नाम जरूर सुना होगा, आदिम ब्रिज का हिस्सा है, और इसी द्वीप पर जो है रामेश्वरम स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सालसेट द्वीप मुंबई में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध था, अभी लगातार न्यूज़ में था, ध्यान रखना। इसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, मैं सभी का क्वेश्चन MCQ करवाऊंगा, तो सभी द्वीप के बारे में करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंडफॉल द्वीप, यह जो है अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में स्थित यह द्वीप स्थित है। उत्तरी अंडमान की मैं बात कर लूँ तो उत्तरी अंडमान जो है अंडमान के द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कि 738 मीटर पर स्थित है, ये ध्यान रखना, ये उत्तरी अंडमान में ही है। मध्य अंडमान की बात कर लूँ तो यह जो है अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो दक्षिणी अंडमान द्वीप की बात कर लूँ तो यह इसी पर जो है अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ना दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट निकोबार की मैं बात कर लूँ तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपने देखा होगा इंदिरा पॉइंट, है ना, इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोको चैनल, ये बहुत पूछता है, कोको चैनल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कोको चैनल म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात कर लूँ तो ये लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य में है, जिसे मिनिकॉय भी कहते हैं। मिनिकॉय वो कई बार रहता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, 8 डिग्री चैनल है ना, दोनों को अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है या फिर मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ये दोनों देता है ऑप्शन, ध्यान रखना। 9 डिग्री चैनल की मैं बात कर लूँ तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 9 डिग्री, ये जो डिग्री आप देख रहे हो ना 8 डिग्री चैनल, ये एक्चुअली ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो हम लोग कुछ देर पढ़े है ना, तो ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हो इसे, ना, उत्तरी अक्षांश रेखा।
तो ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से जो अलग करता है यही 9 डिग्री चैनल। देखो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन कितने डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री ये अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल बोल सकते हो, ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को निकोबार से अलग करती है। दक्कन पास बहुत पूछता है, तो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। मन्नार की खाड़ी आप सबको पता है, ये दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये भी बहुत पूछता है। अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था, पाक जल संधि, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, यहाँ से आपको दिखेगा पाक जल संधि, यही है ना, ये वाला श्रीलंका है और यहाँ पे ये पाक जल संधि है, ठीक है ना। ये जो देख सकते हो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आपको यहाँ पे सब साफ साफ दिखेगा सब, है ना। यहाँ पे आपको सब दिखेगा, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, यहाँ पे आपको 10 डिग्री चैनल दिखेगा। तो वैसे भी आप जब याद रखोगे ना, जब मल्टीपल प्रैक्टिस करिएगा ना मल्टीपल टाइम, और ये मैपिंग भी आपके साथ में देता हूँ तो याद हो जाता है। बाकी ये कुछ वन लाइनर लिख दिया हूँ भाई, ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको जब बुकलेट दूंगा तो आपके सामने ये होगा। तो अगला जो है फ्रेंड्स हम लोगों का रहने वाला है टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अध्याय दूसरा, और चैप्टर का नाम क्या है भाई, भारत का भूगर्भिक संरचना। बहुत पूछता है और ये अगले वीडियो में, वन शॉट वीडियो में इसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। जो पढ़ा रहा हूँ और ध्यान दें, MCQ जो करवाऊंगा उसे कर लीजिएगा, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस जितना दिया जा रहा है कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बुकलेट पूछेंगे, अगर हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो कुछ लोग बुकलेट मांगेंगे। भाई देखो, ये बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो नंबर लिख देता हूँ 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है ना। सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।